कि जब डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जब लोकतंत्र का पूरा ढांचा जब नीचे गिरने लगता है, तो लोगों का जब विश्वास उसमें कम हो जाता है, तो किस तरह से बर्बादी के मुहाने पर देश को जनता ले जाती है। मैं गुजारिश करना चाहती हूँ, जो हमारे देश में जो भी लोकतांत्रिक संस्थाएं लोग चला रहे हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी है, कि आप इस बात से सबक लीजिए कि वहां जेनजी यानी कि 13 से 28 साल की उम्र के लोगों ने पूरा इनकलाब एक देश में ला दिया है, क्योंकि उनके देश में जिस तरह का भ्रष्टाचार, सिर्फ इतना ही नहीं कि आर्थिक भ्रष्टाचार, जो नैतिक भ्रष्टाचार का जो पूरा एक मैं कहूंगी माहौल चल रहा था पिछले 20-25 साल से, उससे तंग होकर इस जनरेशन ने कहा कि इनफ इज इनफ, अब बहुत हो चुका, इससे ज्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। नमस्कार, सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। एनडीए के कैंडिडेट को जीत मिली है और जाहिर है जो इंडिया ब्लॉक का कैंडिडेट था वो पूरी तरीके से नंबर्स नहीं जुटा पाए। इसको लेकर आसार तो ऐसे ही जाहिर किए जा रहे थे, लेकिन इस पूरे इलेक्शन में बहुत सारी जो दिलचस्प चीजें हुई, उनमें दो चीजों को मैं अपने आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक बात तो यह है कि हमारे खोए हुए पुराने उपराष्ट्रपति मिल गए हैं, उनका एक बयान जारी हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगी। और दूसरी बात कि वो तो मिल गए, लेकिन जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी हैं वो खो गए हैं। अभी उपराष्ट्रपति तो मिल गए, लेकिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी खो गए हैं। खो गए मतलब कि ये तमाम तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं हमारी माताओं बहनों की, आम माताएं बहनें नहीं बल्कि बाकायदा हमारी सांसद माताएं बहनें, और उनकी तस्वीर रिलीज हुई है बाकायदा वोटिंग करते हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी को इस पर कोई ऐतराज ही नहीं है। मैं सबसे पहले आपको बयान सुनाती हूँ कि क्या कह रहे हैं। एक जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने खत लिखा है, जिनको मैं बहुत याद करती हूँ, पूरा देश उनको बड़ा याद करता है कि कहाँ चले गए। 50 दिन के पूरे इंतजार के बाद उनका ये खत जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने बधाई दी है नए उपराष्ट्रपति को। इसके बावजूद भी आप देखिए, उनका खत तो पहुंचा है लेकिन वो खुद नहीं पहुंचे, उनकी कोई तस्वीर नहीं देखी गई, उनका कोई वीडियो बयान नहीं देखा गया। हमें नहीं पता अभी वो कहाँ है, सिर्फ उनका खत आ गया है, तो उम्मीद ये है कि वो भी चले आएंगे किसी रोज। तो उस खत में उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि 21 जुलाई को लास्ट उनको देखा गया था धनखड़ जी को। अब उसके बाद उन्होंने सीपी राधाकृष्णन जी को बधाई दी है और कहा है कि उपराष्ट्रपति का पद उनके विशाल अनुभव के साथ और भी गौरव प्राप्त करेगा। 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन ही, आपको पता है कि उसके बाद से अब तक का पहला सार्वजनिक बयान है, और उन्होंने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और मानवता के छठे हिस्से का घर माना जाने वाला भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के उपराष्ट्रपति के तौर पर आपके चुने जाने पर मैं हार्दिक बधाई देता हूं। तो चलिए, अब खत आ गया है तो उम्मीद है कि वो भी आ जाएंगे, हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति, और नए उपराष्ट्रपति फिलहाल कुर्सी वो संभाल लेंगे। तो ये सब कुछ तो तय हुआ। जो तय नहीं हुआ वो ये कि आपको मालूम है कितने भावुक तरीके से ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने, भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, ये बात कही थी जब राहुल गांधी ने उनसे फुटेज मांगा था उन महिलाओं का, यानी तमाम लोगों का, महिलाओं का फुटेज नहीं, खाली उन्होंने तमाम लोगों का फुटेज मांगा था, जो आखिर के घंटों में बात की जा रही थी कि जो धांधली होने की कोशिश हो रही है, जिस पर सीधे तौर पे ये कहा गया कि क्या राहुल गांधी अब ये चाहते हैं कि हमारी माताओं बहनों की प्रिवेसी का, उनकी निजता को भंग करते हुए क्या ये हम तस्वीरें या सीसीटीवी फुटेज उनको जारी कर दें। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि 40 दिन से ज्यादा हम सीसीटीवी फुटेज को अपने पास नहीं रखते, स्टोर नहीं करते, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक ऐसे दौर में जहां भारत को भी टेक्नोलॉजी तो आप देखिए, लेकिन भारत को भी एक टेक्नोलॉजी का एक नेता, एक बहुत बड़ा अग्रणी माना जाता है पूरी दुनिया में। टेक्नोलॉजी का गढ़ है, ये साइबर का गढ़ है भारत। और ऐसे वक्त में जबकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि आप न सिर्फ कि कुछ जो मैं कहूंगी गीगाबाइट्स, बल्कि टेट्राबाइट्स को भी आप लगातार स्टोर कर सकते हैं, चाहे जितना भी फुटेज हो। उन्होंने कहा कि 40 दिन से ज्यादा हम इसको नहीं कर सकते। अब ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी के कुछ नुमाइंदों ने उसको बढ़ चढ़ के उठाया है, और इससे भी ज्यादा शानदार है बीबीसी का एक कार्टून जो आप अभी देखेंगे। उस कार्टून से ही मुझे इस बात का खासकर विचार आया कि क्यों ना ज्ञानेश कुमार जी को ढूंढा जाए, जिन्होंने ये कहा था कि माताओं बहनों का, अब हम उनकी तस्वीरें, उनकी निजता कैसे भंग कर सकते हैं। इन तस्वीरों में आप ये देखिए, मामूली माताएं बहनें भी नहीं है, ये स्वाति मालीवाल हैं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी से जुड़ी रही हैं और फिलहाल राज्यसभा की सांसद हैं ये। इसके अलावा सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कंगना रनावत को हम देख रहे हैं, डिंपल यादव को हम देख रहे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की हैं वो भी यहाँ पर दिख रही हैं। और ये कोई कैमरा भी कोई मामूली कैमरा नहीं है। आपको पता है कि ये चूंकि
ईवीएम मशीन के जरिए चुनाव नहीं होता, बैलेट पेपर के जरिए चुनाव होता है, क्योंकि सदस्य इतने ज्यादा नहीं होते। मैंने आपको बताया कि 752 जो वैलिड वोट्स थे और 15 वोट इसमें अमान्य थे, यानी कुल मिला के आप देखें तो 800 से कम जो इसमें नुमाइंदे थे जिनको वोटिंग करनी थी। तो इसलिए ईवीएम के बजाय सिर्फ जो है वो बैलेट पेपर से ही चुनाव होता है। तो इसमें आप ये देखें कि किस तरह से हम देख रहे थे कि मत पेटियों में बाकायदा मत डाले जा रहे थे और उनमें ये तस्वीरें यहाँ पर हमारे सामने बाकायदा रिलीज की गई हैं, यानी सरकारी कैमरामैन रहे होंगे, कोई आम आदमी आके तो ये फोटो नहीं देख सकता। इन महिलाओं के अलावा पुरुषों की भी, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री का ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर भी हमारी बाहर आई है। मैं आपको सुनाना चाहती हूँ वो बयान जब ज्ञानेश कुमार जी ने बहुत भावुक होकर, बहुत ही जज्बाती होकर ये बयान दिया था। ये बयान सुन लीजिए। जहां तक कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची का सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। वोटर प्राइवेसी कैन बी ब्रीच्ड। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? और राहुल गांधी के उस एक्सपोजे के बाद जिसमें उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो भाजपा के साथ मिलकर भाजपा को हर चुनाव में जिताने की कोशिश कर रहा है। पिछले कई जो चुनाव हैं उस पर कहीं ना कहीं शक और शुबे की स्थिति पैदा होती है, क्योंकि उन्होंने महादेवपुरा जो कर्नाटका की एक सीट है वो भी असेंबली सीट का एक उदाहरण देके ये बताने की कोशिश की कि कितना आसान है ये जो मैनिपुलेशन है, धांधली करना। और इसी में उन्होंने ये दो चीजें मांगी थी इलेक्शन कमीशन से। पहली बात तो उन्होंने मशीन रीडेबल डेटा मांगा था कि हमें ऐसा डेटा दिया जाए जिसको मशीन पढ़ सके, लेकिन 6 महीने लगाकर उनकी टीम ने और उन्होंने इस डेटा को एनालाइज किया और फिर इस बात को गवाहों और सबूतों के बुनियाद पर साबित किया कि देश में वोट की चोरी हो रही है एक पॉलिटिकल पार्टी को लगातार जिताने के लिए। राहुल गांधी ने उस वक्त भी सीसीटीवी फुटेज मांगा था कि हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए। सुन लेते हैं। यहाँ पे इलेक्शन चोरी करने का हमने एक मॉडल पकड़ा है। इलेक्शन कमीशन को हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट एंड सीसीटीवी फुटेज पकड़ा देना चाहिए। आई एम डिमांडिंग इट राइट नाउ। आई एम द ऑपोजिशन लीडर एंड आई एम सेइंग इफ दे डू नॉट गिव इट दे आर कोल्यूडिंग विद द बीजेपी। तो अभी भी इंतजार है हमें धनखड़ जी का कि अब उनका खत आ गया है तो किसी रोज वो भी यूं ही चले आएंगे, उनकी तस्वीर या उनका वीडियो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल 50 दिनों बाद कम से कम उनसे कुछ सुनने को मिला, चाहे उनका लिखा हुआ एक खत ही सही वो हमारे पास आया तो वो एक तरफ मिल गए, लेकिन दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार जी नहीं मिल रहे हैं जो इतने जज्बाती हो गए थे आम महिलाओं के मुद्दे पर, उनकी निजता को लेकर। लेकिन जब हमारी सांसद कद्दावर जो नेता है इस देश की, जब वो वोटर बन के गई उपराष्ट्रपति चुनाव में, तो इस पर कोई एतराज नहीं है। मोदी जी की वही भाषा का मैं इस्तेमाल करूंगी कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ज्ञानेश कुमार जी को मैं एक बात यहाँ याद दिलाना चाहती हूँ। वो बात है जो नेपाल में इस वक्त आप देख रहे हैं, जिस तरह की एक क्रांति या मैं कहूंगी जिस तरह की अराजकता, जो आपको पसंद हो, आप जिस तरह से इसे देखते हो, आप देख सकते हैं कि जब डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जब लोकतंत्र का पूरा ढांचा जब नीचे गिरने लगता है, तो लोगों का जब विश्वास उसमें कम हो जाता है, तो किस तरह से बर्बादी के मुहाने पर देश को जनता ले जाती है। मैं गुजारिश करना चाहती हूँ जो हमारे देश में जो भी लोकतांत्रिक संस्थाएं लोग चला रहे हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी है, कि आप इस बात से सबक लीजिए कि वहां जेनजी यानी कि 13 से 28 साल की उम्र के लोगों ने पूरा इनकलाब एक देश में ला दिया है। चूंकि उनके देश में जिस तरह का भ्रष्टाचार, सिर्फ इतना ही नहीं कि आर्थिक भ्रष्टाचार, जो नैतिक भ्रष्टाचार का जो पूरा एक मैं कहूंगी माहौल चल रहा था पिछले 20-25 साल से, उससे तंग होकर इस जनरेशन ने कहा कि इनफ इज इनफ, अब बहुत हो चुका, इससे ज्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इस तरह का इनकलाब वो लेकर आए हैं। मैं फिर से कह रही हूँ कि आप उसे अराजकता कह सकते हैं, उनके तरीके पर, उनकी हिंसा पर,
जिस तरह की बर्बादी उन्होंने लाने की कोशिश की, उस सब पे सवाल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज पे सवाल नहीं कर सकते, वो है लोगों की फ्रस्ट्रेशन, उनकी बौखलाहट, उनकी घबराहट, उनकी थकान इस पूरे सिस्टम से। और ये एक दिन में नहीं होता। भारत में भी आप देखिए, आम आदमी जिस तरह से थक रहा है, जिस तरह से बौखला रहा है, जिस तरह से उसका जो हमारी सार्वजनिक संस्थाएं हैं उन पर धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी के साथ विश्वास कम हो रहा है, उस पर बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि आग जब आपके घर आए, घर पहुंच जाए, तभी आप उस पर जोर दें। जब आंच अगर पड़ोस से आ रही हो, तब भी आपको चेताने के लिए वो काफी होना चाहिए कि ये कुछ आपके घर में भी हो सकता है। इसलिए डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, वो मजबूत रहें, निष्पक्ष रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, इसमें सबकी भलाई है।